देखिए, जो हम लोग 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके चल रहे थे, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर क्रॉप के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में अगर देखा जाए तो इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शुगर केन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुगर केन की पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज ये शुगर केन की दूसरी वीडियो है और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। यानी गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट उपयुक्त होता है, यानी किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए शुगर केन की हार्मिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें जो सही है वो है उष्ण और उपोष्ण, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है गन्ने की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। देखिए ये, अब चलिए ये तो सही हो गया। अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आज तक क्या है लोगों को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बारे में ही अच्छे से नहीं पता है कि कैसे क्या कहानी है इसकी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या है सब ट्रॉपिकल और क्या होता है क्लाइमेट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है यानी हमारी अर्थ है। ठीक है, इसके पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है, या इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर भी बोलते हैं या इसे 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो किसी भी मैप में जब हम लोग देखें तो ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाला साउथ कहलाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ कितना जाएंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो ये जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाएंगे, ये जो रेखा मिलेगी इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, जो ये बीच वाली जो रेखा है इसके जस्ट नीचे आप आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ। समझ गए, ऊपर जब जा रहे थे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल रहे थे। ठीक है, अब जब नीचे की तरफ आएंगे यानी इक्वेटर से जस्ट नीचे जब आएंगे 23.5 डिग्री पे, ठीक है, साउथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी मकर रेखा कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ें समझ गई। यहाँ तक की चीज़ें समझ गए होगी। ठीक है, तो ये देखिए बीच में हमने कहा क्या है, इक्वेटर। ठीक है, यानी इसे ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसके जब ऊपर, ठीक है, यानी ए वाला है एरिया और इसके नीचे ये एरिया, यही क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन या क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो क्या है, ट्रॉपिकल। ठीक है,
अब यही जो ये वाली हमने कहा, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली, यानी कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, ठीक है, ये होती है सब ट्रॉपिकल। ये क्या हो कहलाता है? सब ट्रॉपिकल रीजन। समझ गए? और उसी तरह नीचे की तरफ आएंगे तो ये 23.5 डिग्री सेल्सियस 23.5 डिग्री साउथ पे जो ये रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा कहते हैं, इसके जस्ट नीचे ये जो एरिया होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन, नीचे की तरफ भी, ठीक है। और फिर इसके ऊपर यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो यही होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का आइडिया या टेम्परेट का आइडिया ज़रूर आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपकी गन्ना जो है यानी शुगर केन के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यह टेम्परेचर हमारे उत्तर प्रदेश में 2 बार आता है। इस तरह के टेम्परेचर हमारे उत्तर प्रदेश में समझिए 2 बार हमें मिलता है। यानी 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साल में, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 बार ही हमें मिलता है, ठीक है। कब कब? एक तो सितंबर अक्टूबर में इस तरह का टेम्परेचर होता है, कितना? 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। और एक बार क्या है कि फरवरी और मार्च में इस तरह का टेम्परेचर होता है, यानी 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यानी 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें 2 बार मिलता है, एक बार सितंबर अक्टूबर में, एक बार फरवरी मार्च में। इसी वजह से गन्ने की हमेशा क्या है? 2 बार बुआई की जाती है। गन्ने की 2 बार बुआई की जाती है, यानी गन्ने की स्विंग 2 बार की जाती है। सितंबर अक्टूबर में जो गन्ना बोया जाता है उसे हम लोग कहते हैं शरदकालीन गन्ना। शरदकालीन गन्ने की बुआई, ठीक है। और जो फरवरी मार्च में जो गन्ना बोया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बसंतकालीन गन्ने की बुआई। समझ में आ गया? ये पूछा जाता है शरदकालीन गन्ने की बुआई किस मंथ में की जाती है, तो सितंबर अक्टूबर। हो सकता है कि ऑप्शन सितंबर अक्टूबर ना दे के अक्टूबर नवंबर दे दे तो भी सही है, ठीक है। और बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में क्या है? बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। और शरदकालीन गन्ने को ही हम लोग क्या कहते हैं? आसौजी। याद कर लीजिएगा, शरदकालीन गन्ने को हम लोग जो बुआई होती है उसे हम लोग असौजी बुआई भी कहते हैं, असौजी गन्ना भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 2 तरह की बुआई होती है। मतलब कुल मिला जुला के गन्ने की जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और हम लोग इस तरह के टेम्परेचर हमें 2 बार मिलता है। एक बार सितंबर अक्टूबर में ये टेम्परेचर मिलता है, एक बार फरवरी मार्च में मिलता है। इसी वजह से गन्ने की बुआई 2 बार की जाती है। जब सितंबर अक्टूबर में जब गन्ना बोया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शरदकालीन गन्ने की बुआई। और जब गन्ना फरवरी मार्च में बोया जाता है तो उसे बसंतकालीन गन्ने की बुआई कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कहानी है। आगे कह रहा है गन्ने की फसल की वृद्धि के लिए उपयुक्त अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। यानी शुगर केन की
जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए, और मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है। शुगर केन की क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो उसके लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए। समझ में आ गई? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं? चलिए ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पकने के समय गन्ने के लिए कैसा मौसम आवश्यक है, ठीक है। पकने के लिए गन्ने का कैसा मौसम आवश्यक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क और ठंडा मौसम, ठीक है। जब गन्ना पक रहा होगा, ठीक है, यानी राइपनिंग स्टेज में होगा, जब शुगर केन यानी पक रहा होगा, तो उस समय जो मौसम कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए और थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गन्ने की खेती के लिए, यानी अगर हमें गन्ने की खेती करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी मृदा कैसी होनी चाहिए, यानी गन्ने की खेती के लिए सॉयल, सबसे अच्छी सॉयल कौन सी होनी चाहिए, तो दोमट मिट्टी ही सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है गन्ने की खेती करने के लिए। यानी जिस खेत में आप गन्ना बोने जा रहे हो, अगर उस खेत की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, तो वह गन्ने की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, यानी जिस खेत में आप गन्ने की खेती करने जा रहे हो, इस खेत में जो सॉयल है, यानी क्या है, मृदा जो है, इस खेत की जो मृदा है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसका पीएच मान आप 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, जिस खेत में हम लोग गन्ने की खेती करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है, यानी एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए गन्ने की फसल के लिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए 75 से 120 सेंटीमीटर, 75 से 120 सेंटीमीटर, या कह दें कहीं कहीं हो सकता है 125 भी लिखा हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी 75 से 120, 25 याद रखना है। यानी जहाँ पे हम लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो एनुअल रेनफॉल है, यानी एक वर्ष में जो वर्षा है वो कितना, 75 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और रेनफॉल को जिससे मेजर करते हैं, ठीक है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर पूछें किस यंत्र के द्वारा मेजर करते हैं, तो उसे कहते हैं रेन गेज एक क्या है, यंत्र है, या कह दें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुई। समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने में जल भराव की स्थिति में कौन सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है और इसमें आप क्या है, गन्ना बो दिए हो, ठीक है, इसमें आप क्या है, गन्ना बोए हो, ये आपका खेत है और इसमें आप गन्ना बो दिए हो, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसमें जल भराव हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या है, जल भराव हो गया है, पानी भर गया है, ठीक है, अगर यहाँ जल भराव हो गया है
यानी पानी भर गया है, ठीक है। जल भराव का मतलब कि पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है। पानी इकट्ठा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए एक ही प्रभाव पड़ेगा, ये जो गन्ना है ना, इसमें जो शर्करा पाई जा रही है, ठीक है, इसमें जो शर्करा पाई जा रही है उसकी मात्रा जो है वो घट जाएगी, शर्करा की मात्रा घट जाएगी, ठीक है। यह शर्करा का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे जिस भी खेत में आप गन्ना लगाए हो, अगर उसमें पानी का भराव हो जाएगा, यानी पानी का जमाव हो जाएगा, बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या है, उस गन्ने को अगर आप काट के ले जाओगे बेचने के लिए, फिर वो चीनी मिल में जाएगा। तो चीनी मिल में जब उसकी पेराई होगी, पेराई होने के बाद उसमें क्या है ना, शर्करा की मात्रा जब टेस्ट करेंगे तो शर्करा की मात्रा जो है यानी उसका प्रतिशत जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर शर्करा की मात्रा कम हो जा रही है तो मतलब अच्छा नहीं माना जाता है गन्ने के लिए। देखिए किसान तो बेच देगा, लेकिन जो चीनी मिल है, ठीक है, जो कंपनी है जो पेराई करके चीनी बना रही है, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एक किसान तो बेच देगा, उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि जब वो उससे उससे जब शर्करा निकाली जाएगी तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो उससे लॉस किसको होगा? जो चीनी मिल है, ठीक है, उस कंपनी को लॉस होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा एक चीज़ बोला जाता है किसानों से कि जब भी आप गन्ना अपना बेच रहे हो, ठीक है, चीनी मिल पे जब आप अपना गन्ना बेचने जा रहे हो, तो क्या है उसकी सिंचाई, उस खेत की सिंचाई करके गन्ने को लेके मत जाया करिए। लेकिन किसान क्या करता है, किसान बहुत चालाक होता है, ठीक है, कभी कभी किसान बहुत चालाक होते हैं कुछ। वो क्या करते हैं कि जैसे ही गन्ने को बेचना होता है, वो क्या करते हैं उस खेत की सिंचाई कर देते हैं, ठीक है। सिंचाई करने के बाद क्या है, फिर उस गन्ने को काटते हैं और काट के ले जाके बेचते हैं। अब देखिए उससे किसान को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब देखिए किसान को फ़ायदा ये होगा कि किसान जब सिंचाई कर देगा तो उसके गन्ने का जो वेट है यानी वज़न है वो बढ़ जाएगा। जब जब गन्ने का वज़न बढ़ जाएगा तो क्या होगा, किसान को ज़्यादा मतलब वो वेट का गन्ना देगा, यानी जहाँ वो 2 4 कुंटल 10 कुंटल दे रहा था तो वहाँ हो सकता है 12 कुंटल हो जाए। तो उससे क्या है किसान को फ़ायदा हो जाएगा कि उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन चीनी मिल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसान क्या है सिंचाई करके फिर उस गन्ने को ले गया है काट के, तो उसमें क्या है कि चीनी की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तरी भारत उत्तरी भारत में गन्ने की बुआई का मुख्य मौसम कौन सा है, ठीक है। उत्तरी भारत देखिए, अब ये है अपना प्यारा इंडिया, ये है क्या है अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मतलब बना देते हैं, ठीक है। ये है अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। ऊपर की तरफ हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ, और नीचे की तरफ हम लोग क्या कहते हैं साउथ, और इधर की तरफ हम लोग क्या कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन, और इधर की तरफ हम लोग क्या कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कह रहा है उत्तरी भारत में गन्ने की बुआई का मुख्य मौसम कौन सा है। तो यानी ये जो है उत्तरी भारत अपना, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो पंजाब, राजस्थान, ये सब आ रहे हैं, ठीक है, इधर के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, ये सब आ रहे हैं। तो कह रहा है जो उत्तरी भारत है यहाँ पे गन्ने का मुख्य मौसम कौन सा है। देखिए उत्तरी भारत में बसंतकालीन गन्ना भी बोया जाता है, यानी उत्तरी भारत में गन्ना फरवरी मार्च में भी बोया जाता है, और उत्तरी भारत में गन्ना शरदकालीन भी बोया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में भी बोया जाता है, या कह दें सितंबर अक्टूबर में भी बोया जाता है। तो जो उत्तरी भारत है अपना, वहाँ पे क्या है गन्ना बसंतकालीन गन्ना और शरदकालीन गन्ना दोनों बोया जाता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अर्धसाली गन्ने की बुआई मुख्यतः किस राज्य में की जाती है। ठीक है, अर्धसाली सबसे पहले क्या है, अर्धसाली गन्ना, अर्धसाली, ठीक है, अर्धसाली जो गन्ना होता है यह लगभग 18 महीने में तैयार होता है। ठीक है, 18 महीने में। देखिए नाम पे ना जाइएगा, नाम लिखा है अर्धसाली, कितने लोग सोचेंगे आधा साल, आधा साल मतलब 6 महीना, बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत हो आप। अगर आप अर्धसाली को आधा साल कह रहे हो तो आप बहुत बड़े गलत इंसान हो। ठीक है, अर्धसाली का मतलब ये होता है कि ये जो गन्ना है ये कितने दिन में तैयार होगा, 18 महीने में। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है, और जो अर्धसाली गन्ना है ये सबसे क्या है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में ज़्यादा बोया जाता है, साउथ इंडिया में। ठीक है, समझ गए। अब इसमें से जितने भी राज्य दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश क्या है, नॉर्थ इंडिया का राज्य है। ठीक है, बिहार नॉर्थ इंडिया का राज्य है, पंजाब नॉर्थ इंडिया में एक तरह से आ रहा है। अब ये महाराष्ट्र जो है साउथ इंडिया में, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अर्धसाली गन्ने की बुआई मुख्यतः किस राज्य में की जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई ऐसा भी राज्य है जो साउथ इंडिया वाला हो। ठीक है, तो साउथ इंडिया वाला अगर राज्य होगा तो उसे टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि अर्धसाली गन्ने की बुआई साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा की जाती है। अब कितने लोग कहेंगे अरे सर साउथ इंडिया क्या है, तो अभी मैं मैप बनाया हूँ ना, चलिए ये मैप है। ठीक है, अब की बार पूरा नहीं बनाएंगे। ये जो इधर जितने भी राज्य हैं इन्हें क्या कहते हैं, साउथ इंडिया। समझिए, इधर जितने राज्य हैं उनको क्या कहा जाता है, साउथ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्धसाली जो गन्ना है, ठीक है, कितने माह में पक कर तैयार हो जाता है। अर्धसाली गन्ना के लिए याद रखिएगा ये कितने माह में पक के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कितने माह में हमने कहा था, 18 महीने में। कितने, 18 महीने में पक के तैयार हो जाता है। किस ऑप्शन में 18 है, तो सी वाला ऑप्शन में है कितना, 16 से 18। यानी अर्धसाली जो गन्ना है, ठीक है, वो कितने महीने में, 18 महीने में पक कर तैयार हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद करिएगा, अभी आगे आए हो सकता है, अर्धसाली गन्ने की जो बुआई है यानी सोइंग जो है उसकी, अर्धसाली गन्ने की क्या है, सोइंग जो है ये जून जुलाई में किया जाता है। अर्धसाली गन्ने की जो बुआई है जून जुलाई में किया जाता है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला ये कह रहा है एक वर्षीय गन्ने की फसल की अवधि कितनी होती है। देखिए नाम से ही है क्या है, एक वर्षीय, तो एक वर्षीय 10 से 12 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है, या इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एक साली। ठीक है, एक साली जो एक साल में तैयार हो जाती है, लेकिन अर्धसाली 18 महीने में तैयार होती है। गलती ज़िंदगी में ना करना कि अर्धसाली है तो सर आधा साल में तैयार हो जाएगी, यानी क्या, तो गलत हो जाएगा आपका। समझ गए, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने देखिए क्वेश्चन ये है कि शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। यानी जो आप शरदकालीन गन्ने की सोइंग करना चाह रहे हो तो किस महीने में करोगे। ठीक है, तो इस शरदकालीन गन्ने की बुआई हम लोग
अक्टूबर नवंबर में करते हैं, या अगर कहीं ऑप्शन में दे दे सितंबर अक्टूबर तब भी सही हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो क्या है, अक्टूबर नवंबर में ही हम लोग शरदकालीन गन्ने की बुआई करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असौजी गन्ना, असौजी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बसंतकालीन गन्ने की बुआई किस माह में करते हैं। जो बसंतकालीन, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बसंतकालीन गन्ने की बुआई हम लोग कब करते हैं, हम लोग फरवरी मार्च में करते हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हम लोग कब करते हैं, फरवरी मार्च में। कौन सा हो जाएगा, फरवरी मार्च। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गन्ने की गहरी जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गन्ने की गहरी जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो आंसर दिया गया है, इसमें से अगर हम लोग ऑप्शन में से देखें तो सही हो जाएगा मोल्ड बोर्ड हल। ठीक है, या इसे हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिए। अब जो मैं नया बता रहा हूँ आपको, ठीक है, गन्ने की गहरी जुताई के लिए हम 3 तरह के हल का यूज करते हैं। ठीक है, 3 तरह के हल का यूज करते हैं। एक तो ये हो ही गया मोल्ड बोर्ड, सॉरी MOULD है। ठीक है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या हो गया, यही जो दिया गया है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा जो है डिस्क प्लाऊ है, इसका भी यूज करते हैं। किसका, डिस्क प्लाऊ का यूज भी हम लोग करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा जो हल है वो है सब सॉइलर, सब सॉइलर। इसका भी प्रयोग करते हैं गन्ने में गहरी जुताई करने के लिए। तो गन्ने की गहरी जुताई करने के लिए हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का यूज करते हैं, डिस्क प्लाऊ का यूज करते हैं, और सब सॉइलर का प्रयोग करते हैं। सब सॉइलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तोता हल, तोता हल। समझ में आ गया इतना चीज़। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गन्ने के बीजोपचार या बीज के टुकड़े को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी गन्ने के बीज के टुकड़े को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गन्ना है। ठीक है, ये क्या है, गन्ना है हमारे पास। ठीक है, अब हम इस गन्ने को क्या है, टुकड़े टुकड़े में काट दिए। ठीक है, तो इस तरह के हमें क्या है, टुकड़े मिल गए। इस तरह से हमें टुकड़े मिल गए। ठीक है, तो इन टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 3 आँख वाले गन्ने के टुकड़े की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, पहले तो चीज़ें समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा गन्ना है, ये हमारा गन्ना है, इस तरह से उसमें नोट्स बने होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा काट ले रहे हैं। ठीक है, टुकड़ों में इसको काट दे रहे हैं। तो इस तरह 1 2 3। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पे ऐसे आँखें निकली होती हैं। तो ये हो गया 3 आँख वाला टुकड़ा, 3 आँख वाला टुकड़ा। समझ गए, यानी 3 आँख वाला सेट्स ए हो गया। ठीक है,
कह रहा है अगर हम इन 3 आँख वाले सेट्स को हम अपने खेत में बोना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने खेत में बोना चाह रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कितने टुकड़ों की, इस तरह के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है कि इस तरह के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? 35,000 से 40,000 सही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 35,000 से 40,000 टुकड़ा यानी सेट्स, जिसमें 3 आँख होगी, समझिए। इस तरह से एक टुकड़ा होगा और इसमें ऐसे 3 आँखें होंगी, ठीक है। तो इस तरह के टुकड़े की कितने टुकड़ों की ज़रूरत होगी? 35 से 40,000 टुकड़ों की ज़रूरत होगी। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अरे क्या है, गन्ना है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास गन्ना है, इसको क्या है, टुकड़ों में काट दिए, 1 2 ऐसे 3 गांठ को लेके ऐसे काट दे रहे हैं, जैसे 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, फिर इधर 1 2 3, फिर यहाँ से कट कर देंगे, तो 3 आँख वाला गन्ना हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसको हमें 1 हेक्टेयर में बोना है। क्या है? इसको 1 हेक्टेयर में बोना है। तो इस तरह के कितने टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 3 आँखें वाला हो, ठीक है। तो कितने टुकड़ों की? 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि गन्ने की 2 आँख वाले टुकड़े की बुआई की जाए तो प्रति हेक्टेयर कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो यही भी कहानी यही है, ठीक है। कहानी ऐसे है, गन्ना है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम कट करना चाह रहे हैं, कट किए, हाँ यहाँ से कट कर दिए। अब ये क्या मिल गया? 2 आँख वाला, ठीक है। क्या मिल गया? 2 आँख वाला। तो कह रहा है अगर हम 2 आँख वाला गन्ना बोना है हमें 1 हेक्टेयर खेत में, 2 आँख वाला अगर गन्ना बोना है 1 हेक्टेयर खेत में, तो इस तरह के कितने टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 50,000 से 55,000 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है गन्ने के टुकड़े सामान्यतः तने के किस भाग से लेने चाहिए। यानी अगर हमें क्या करना है, सोइंग करना है, यानी बुआई करनी है गन्ने की बुआई करनी है, या कह दें सोइंग करनी है। तो क्या है, गन्ने का जो टुकड़ा हम लोग लेंगे वो तने के किस भाग से लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका गन्ना खड़ा हुआ है, ठीक है, गन्ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो तना पूरा दिख रहा है, अब किस भाग से हम लोग लेंगे अगर हमें कोई टुकड़ा इसमें से बोना है। तो देखिए ऊपर का 1/3 पोर्शन ही हम लोग गन्ने का यूज करते हैं सोइंग के लिए, ठीक है। सोइंग के लिए क्या करते हैं, केवल ऊपर का 1/3 पोर्शन ही हम लोग यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ऊपर का ही 1/3 पोर्शन क्यों लेते हैं? तो उसका सबसे पहला कारण है कि ऊपर का जो 1/3 पोर्शन होता है वहाँ ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। किसकी? ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होती है वहाँ पे। और किसी भी मतलब सेट्स को जर्मिनेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की, ठीक है। किसी भी सेट्स गन्ने को जर्मिनेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की, ठीक है। तो ऊपर वाले 1/3 पोर्शन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ऊपर वाला पोर्शन यूज करते हैं। दूसरा जो कारण है ऊपर का 1/3 पोर्शन यूज करने का, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट यानी जो कीट होते हैं और रोग जो है बिल्कुल नहीं होते। यानी ऊपर का जो 1/3 पोर्शन होता है वहाँ पे कीट या रोग नहीं लगे होते हैं, नहीं होते हैं। समझ गए?
समझ गए? तो चलिए ये कहानी है, दोनों याद कर लीजिएगा। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि हम लोग गन्ने का कौन सा भाग यूज करें, किसके लिए, बुआई के लिए, तो आप उससे यही बोलिए कि भैया आप ऊपर का जो 1/3 पोर्शन है वही सोइंग के लिए आप यूज करिए। कहेगा क्यों? तो कह देना क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और क्या है कि आपके गन्ने को जमाव अच्छा हो उसके लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ये ग्लूकोज मिल जाएगा तो जमाव अच्छा होगा। कहेगा नीचे का क्यों नहीं करें? अरे भैया वहाँ सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होगी, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या है, जमाव होगा नहीं, बिना मतलब की दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये कह रहा है कि गन्ने के टुकड़े को, यानी गन्ने के टुकड़े को मतलब आप वही समझिएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स, ठीक है। फफूंद उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट हमें करना है किसकी, कोई फंजीसाइड का। फंजीसाइड वो दवा होती है जो कि फंगस को किल कर देती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फंजीसाइड। और अगर हिंदी में कहें तो इसे फफूंदनाशी कहते हैं। यानी वो दवा जो फंजाई को मार दे उसे फंजीसाइड कहते हैं, वो दवा जो फफूंद को मार दे उसे फफूंदनाशी कहते हैं। बात एक ही है, बस हिंदी अंग्रेजी का है, ठीक है। तो कह रहा है कि गन्ने के टुकड़े को फफूंदनाशी उपचार के लिए किस रसायन में डुबोया जाता है, यानी कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, या कह दें कौन सी दवा यूज की जाती है। समझ में आया? तो इसके लिए एगलाल या एरिटान इस दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गन्ने के टुकड़े होते हैं हमारे पास, जो गन्ने के टुकड़े होते हैं हमारे पास, उसको क्या है, एक ऐसे पानी का भरा हुआ कोई हमारे पास मतलब ड्रम रम कुछ होता है, उसी में क्या है, एगलाल दवा या एरिटान दवा को डाल देते हैं, घोल, फिर उसमें पानी डाल देते हैं तो एक घोल बन जाता है। गन्ने के टुकड़े को इसी में 5 मिनट के लिए रख देते हैं, इसी में 5 मिनट के लिए रख देते हैं बस। उसके अब फिर क्या हो जाएगा, अगर कोई मान लीजिए, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि आप जो गन्ना बोने जा रहे हो उसमें कोई फंगस पहले से बैठा पड़ा हो, और जैसे आप उसे खेत में बोओगे तो क्या आपके खेत में पहुंच जाएगा, फिर खेत में पहुंचेगा तो फिर क्या है, रोग पैदा कर देगा आपके गन्ने में। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एगलाल जो दवा होता है, एरिटान दवा होता है, उसका एक घोल बनाते हैं और गन्ने के जिस टुकड़े को बोने जा रहे हैं उसको 5 मिनट के लिए इस घोल में डुबो देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से जो फंगस है वो मर जाता है, और आपका जो बीज बोने जा रहे हो, जो सेट्स लगाने जा रहे हो गन्ने का, वो एकदम हेल्दी होता है। समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि गन्ने के बीज को कवकनाशी, अब देखिए यहाँ कवकनाशी दे दिया, तो देख हम बार बार कहते हैं कवकनाशी कहो या फफूंदनाशी कहो, फफूंदनाशी कहो, दोनों बात एक ही है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजाई, और फफूंद को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजाई, ठीक है। और इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजीसाइड, ठीक है। यानी वह दवा जो किसी कवक को, किसी फफूंद को या किसी फंगस को मार दे उसे क्या कहते हैं, फंजीसाइड, कवकनाशी। फंजीसाइड कहें कवकनाशी या फफूंदनाशी। तो कह रहा है गन्ने के बीज को कवकनाशी के घोल में कितने समय के लिए डुबोया जाता है, अभी ऊपर मैं बताया हूँ कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको डुबोया जाता है एगलाल के दवा में, ठीक है। इसमें सही देखिए ऑप्शन देखिए कितना मज़ेदार दिया गया है। ये दिया गया है 24 घंटे जो कि बिल्कुल गलत है, ये दिया गया है 1 घंटा, बिल्कुल गलत है, ये दिया गया है 12 घंटा, बिल्कुल गलत। घंटे में तो होगा ही नहीं, मिनट में होगा कोई ऑप्शन। तो यहाँ 2 से 3 मिनट वाला जो ऑप्शन है यही टिक कर दीजिएगा, लेकिन सही यही है कि 5 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गन्ने में
गर्म जल यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट देखिए, सबसे पहले तो वही समझ लीजिए कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ने के टुकड़े को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में गन्ने के काट लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी गन्ने के टुकड़े को हम लोग 30 मिनट तक, इसी गन्ने के टुकड़े को हम लोग 30 मिनट तक 30 मिनट तक लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, गर्म पानी में रखेंगे। ठीक है, यानी क्या है कि 50 से 52 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या है पानी को गर्म करेंगे, फिर 30 मिनट तक इसी गन्ने के टुकड़े को उस पानी में रखेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि इस जो गन्ने के टुकड़े में अगर कोई बीमारी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उस बीमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी जो इसमें बैक्टीरिया वायरस होंगे वो सब मर जाएंगे। पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि गन्ने में जो सुक्रोज है वो बदल जाएगा ग्लूकोज में। कितना मज़ा आएगा। जब अगर हम गर्म पानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो जो उसमें बैक्टीरिया वायरस हैं यानी जो मतलब बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा जो गन्ने के अंदर सुक्रोज है वो बदल जाएगा ग्लूकोज में, और किसी भी गन्ने के जमाव के लिए क्या ज़रूरत है कि ग्लूकोज की मात्रा उसमें ज़्यादा हो, इस वजह से जम जाएगा, जमा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इतने फ़ायदे होने वाले हैं हमको। समझ में आ गया। तो ये कहानी है। ठीक है, समझ में आया। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है, इसमें गन्ने के टुकड़े को सबसे पहले क्या पानी को हम लोग गर्म कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करते हैं। फिर गन्ने के टुकड़े को उसमें डालते हैं कितने 30 मिनट तक। ठीक है, फिर उसको निकाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमें ऐसा करने से हमें बहुत मज़ा आता है। मज़ा ये आता है इसमें जो बैक्टीरिया है वायरस हैं वो मर जाते हैं, यानी जो बीमारियां होती हैं वो मर जाती हैं। दूसरा मज़ा क्या आता है हमें कि गन्ने का जो सुक्रोज है वो बदल जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इससे जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने में हॉट वाटर ट्रीटमेंट का तापमान एवं समय बताइए। अभी मैंने बता दिया है ऊपर आपको, कितना 52 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक के लिए। 52 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग वाटर को गर्म करते हैं 30 मिनट, फिर उसको रखते हैं उसके सेट्स को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक, अच्छी बात है। अगला देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि समतल खेत, क्या कह रहा है, समतल खेत में गन्ने की 2 रो टू रो के बीच की सामान्य दूरी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, अब इसमें क्या है, आप गन्ना बोना चाह रहे हो। ठीक है, ये ऐसे लाइन में बोना चाह रहे हो, ठीक है, लाइनों में बोना चाह रहे हो। तो कह रहा है कि इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो है 75 से 90 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्या सही हो जाएगा इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो गन्ने की बुआई की विधियां जो है, यानी शुगर केन की सोइंग की जो मेथड है, ठीक है, इस पे एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊँगा। इतना सरल भाषा में मैं समझा दूँगा कि आपको जीवन में गन्ने की जो बुआई की जो मेथड्स हैं, यानी सोइंग की जो मेथड्स हैं, वो कभी आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी तो इस क्वेश्चन में है, रहने दीजिए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ
कि मैं क्या लाने वाला हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन भी ले आने वाला हूँ, यानी थियरी भी पढ़ाने वाला हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, थियरी भी पढ़ाऊँगा एक एक क्रॉप का, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगला कह रहा है कि ट्रेंच जो मेथड है, गन्ने की बुआई की एक ट्रेंच मेथड होती है। ठीक है, गन्ने की बुआई की एक क्या है, ट्रेंच मेथड है। कौन सी मेथड है, ट्रेंच मेथड। कहाँ लोकप्रिय है, तटीय एवं तेज हवा वाले क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र और तेज हवा वाले क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, इधर क्या है, समुद्र है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ ये सब जो यहाँ राज्य होंगे किनारे किनारे पे, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र या तटीय राज्य। ठीक है, तो ये जो ट्रेंच मेथड है कहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तटीय क्षेत्र में, या जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हों वहाँ पे इस तरह की मेथड के द्वारा हम लोग गन्ने की सोइंग करते हैं, शुगर केन की सोइंग करते हैं, या शुगर केन की बुआई करते हैं, या गन्ने की बुआई करते हैं। ठीक है, ट्रेंच मेथड का देखिए एक बहुत अच्छी मेथड है ये। ठीक है, इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है, गन्ना कभी गिरता नहीं है, गन्ना गिरता नहीं, यानी जब गन्ना बड़ा हो जाएगा तो हवाएं चलेंगी तो गिरेगा नहीं, पहला फ़ायदा हो जाएगा। पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ट्रेंच विधि द्वारा अगर हम लोग गन्ने की बुआई करेंगे। ठीक है, दूसरा खाद और पानी, ठीक है, ये बहुत कम लगता है, खाद और पानी बहुत कम लगता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि दो लाइनों के बीच की दूरी जो है वो रखते हैं 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो लाइन के बीच की दूरी कितनी रखते हैं, 90 सेंटीमीटर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इस पे हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे इस मेथड के ऊपर, यानी गन्ने की स्विंग की मेथड के ऊपर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए ये भी क्या है, गन्ने की बुआई ही है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग पिट मेथड। ठीक है, तो इसका क्या लाभ है, तो इसमें क्या होता है, उपज ज़्यादा होती है और गिरने से बचता है, अत्यधिक उपज और गिरने से बचाव। अब कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। अब इसमें अगर हमें रिंग पिट मेथड के द्वारा गन्ना बोना है तो सबसे पहले जाएंगे ऐसे रिंग बना देंगे। ठीक है, इस तरह से खेत में रिंग ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे रिंग बनाते हुए खेत में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, गन्ने के टुकड़े को ऐसे ऐसे इस तरह से रख देंगे, गन्ने के टुकड़े को ऐसे बढ़िया से सजा के रख देंगे। ठीक है, गन्ने के टुकड़े को इस तरह से पूरा सजा के रख देंगे। ठीक है, और इसी में खाद वाद अपना सब डाल देंगे, फिर उसको मिट्टी से ढक देंगे, फिर गन्ना यहाँ से जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिंग पिट मेथड। यह अत्यधिक, इससे क्या हो, उपज ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यील्ड ज़्यादा होता है, और गन्ना गिरता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि समतल विधि, यानी जो फ्लैट बेड मेथड है गन्ने की सोइंग की, उसमें गन्ने की गहराई कितनी होती है। तो देखिए गहराई जो है, सच में अगर देखें तो गन्ने की गहराई जो है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी उस रेंज में नहीं ऑप्शन है, इस वजह जो सही हो जाएगा 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गन्ने की रुपाई की एसटीपी मेथड का पूर्ण रूप क्या है, यानी एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
तो यस का मतलब हो गया स्पेस, टी का मतलब ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, ठीक है, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक इसे बोलते हैं, ठीक है, STP, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे सर पी है, तो पी नहीं, पी पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, ठीक है, इस पे कहते हैं स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी मेथड बहुत अच्छी है, ठीक है, इस पर भी बहुत डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। मैं बोला हूँ ना कि जो सोइंग की मेथड है गन्ने की, ठीक है, उस पर बहुत डिटेल वीडियो आएगी, और ये कि एक मेथड को आपको इतनी सरल भाषा में समझाएंगे कि आप हमेशा के लिए भूलोगे ही नहीं उसको, कभी जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए कि STP टेक्निक से गन्ने की खेती करने से कितने बीज की बचत कितनी होगी, यानी अगर STP टेक्निक के द्वारा गन्ने की बुआई करोगे, ठीक है, तो कितना बीज बच जाएगा, यानी कितने बीज की बचत होगी, तो 60 से 70% बीज की बचत होगी। यानी अगर मान लीजिए कहीं पे आप 100 कुंटल आप बीज बो रहे हो, तो इसमें से आपका क्या लगेगा, 30 से 40 कुंटल ही बीज लगेगा, यानी लगभग 60 से 70 कुंटल बीज की बचत हो जाएगी। यह एक उदाहरण है, ठीक है, एक उदाहरण बोला हूँ, ये ना समझ लेगा 100 कुंटल बीज लगता है, समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज़ याद रख लेना, कहीं पे लिख लेना एक कोने में, गन्ने का जो सीड रेट होता है, शुगर केन का सीड रेट अगर पूछ ले, ठीक है, क्या है सीड रेट, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी अगर 1 हेक्टेयर आपको गन्ना बोना है तो 60 से 70 कुंटल गन्ना लगेगा। अब कहोगे अरे सर अभी क्या है, अभी तो आप सेट चिल्ला रहे थे कि इतना टुकड़ा इतना टुकड़ा, 2 टुकड़ा 2 गांठ टुकड़े वाला 3 टुकड़े, हम भैया यहाँ हम कुंटल की बात कर रहे हैं, वहाँ हम लोग टुकड़ों की बात कर रहे थे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुंटल में, तो क्या टुकड़े याद करोगे, नहीं, ठीक है। इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुंटल में भी याद कर लीजिए कितना बीज लगेगा, यानी 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज गन्ने का लगता है, ठीक है। टुकड़ों की जब बात करेगा, टुकड़ों के हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लगभग 53 मिनट की वीडियो हो गई है आज, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये है कि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत बढ़िया से बताया हूँ, उम्मीद है कि खूब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।